चलिए आइए दोस्तों, अब डिविडेंड डिसीजन का हम क्विक रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए। डिविडेंड डिसीजन हमने सबसे पहले हमने देखा था लेक्चर की स्टार्टिंग में कि तीन तरीके के डिसीजन होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और एक होता है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन मतलब कि हमें यहाँ पे कौन सा फाइनेंस करना चाहिए, कौन सा डिबेंचर्स डेब्ट इशू करना चाहिए, इक्विटी इशू करना चाहिए, ये आपका डिसीजन होता है फाइनेंशियल डिसीजन, जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। राइट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हमारे पास में सेपरेट चैप्टर है, मैंने आपको बताया था, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं थर्ड नंबर, जो आपका डिविडेंड डिसीजन होता है। ठीक है, उस चैप्टर की यहाँ पे डिस्कशन करी गई है कि डिविडेंड आपको कितना बांटना चाहिए भी या फिर नहीं, और डिविडेंड बांटने से आपके शेयर्स की प्राइस कितनी हो जाएगी या फिर फर्म की प्राइस कितनी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। बेसिकली डिविडेंड डिसीजन में होता क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ऑथर्स के फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज़ यहाँ पे दे रखे हैं, सिंपली हमें उसको पढ़ना होता है, याद रखना होता है और क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। राइट। सबसे पहला यहाँ पे अप्रोचेज़ की बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन थियरीज। राइट। डिविडेंड डिसीजन थियरीज में हमारे पास में कौन कौन से अप्रोचेस है, तो सबसे पहले यहाँ पे कहता है कि अप्रोच आपके पास में देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज़ है हमारे पास में। सबसे पहला अप्रोच, सेकेंड वॉल्टर मॉडल। ठीक है, थर्ड मॉडल आपका आ जाता है गॉर्डन मॉडल, और फोर्थ चीज़ आपका लिंटर। ठीक है, इतना आपके सिलेबस में है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं। आइए सबसे पहले हम अप्रोच को कंप्लीट करते हैं, एक के बाद एक सारे अप्रोचेस को हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अप्रोच बेसिकली यहाँ पे तीन फॉर्मूले पढ़ने होते हैं और तीनों अल्टरनेटिव नहीं है, तीनों फॉर्मूले इंटर रिलेटेड है। आपका मेन फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म आपका जो है सबसे पहला फॉर्मूला होता है और ये मेन फॉर्मूला होता है अप्रोच का। बाकी के दो फॉर्मूले, टोटल तीन फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला वैल्यू ऑफ फर्म, बाकी के दो फॉर्मूले जो है वो इंटर रिलेटेड है, मतलब कि यहाँ पे दो चीज़ आपको निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपका यूज़ होता है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या रहता है। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला रहता है एन प्लस डेल्टा एन इंटू P1 करना है, माइनस हमें कर देना है इन्वेस्टमेंट और प्लस कर देना है अर्निंग। ठीक है, और डिवाइड बाई 1 प्लस की। एन का मतलब क्या है सर? एन का मतलब जो नंबर ऑफ शेयर आपके पास में ऑलरेडी थे, मतलब कि एट द बिगनिंग। राइट। डेल्टा एन का मतलब होता है कि हमें और कितने इशू करने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में बेसिकली कहा जाता है कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, और पैसा कहाँ से आ सकता है सर? दो ही आपके पास में मेनली ऑप्शंस रहते हैं, इक्विटी इशू करिए या फिर डेब्ट से। ठीक है, तो अगर शेयर्स इक्विटी मतलब कि इक्विटी शेयर्स इशू करती है कंपनी, तो जितने भी इशू करने हैं वो हमारा क्या कहा जाएगा, वो हमारा कहा जाएगा डेल्टा एन। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशू, हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा था। तो पहले एट द बिगिनिंग जो है वो एन माना जाएगा, जो रिक्वायर्ड है इशू करने के लिए वो डेल्टा एन माना जाएगा। P1 का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो पढ़ाया था वो यहाँ पे रिवीजन भी करवाया था कि P1 का मतलब प्राइस एट द एंड। ठीक है, ईयर के एंड में जो प्राइस रहती है शेयर की, उसे हम P1 कहते हैं। यहाँ पे इन द बिगिनिंग जो प्राइस रहती है उसे हम क्या कहते हैं? P0। D1 और D0 भी मैंने इसी के साथ आपको पढ़ा दिया था कि सर D0 का मतलब होता है कि डिविडेंड जो पेड है, और D1 का मतलब होता है जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, मतलब कि अभी तक पे नहीं किया, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम इतना डिविडेंड पे करेंगे, उसे हम कहते हैं D1। ठीक है, तो ये चार चीज़ें, P1 का मतलब एट द एंड, P0 का मतलब एट द बिगिनिंग, D1 का मतलब है एक्सपेक्टेड और D0 का मतलब है पेड। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी थी। ये मेन फॉर्मूला था, एन प्लस डेल्टा एन इंटू P1 करेंगे, माइनस आप इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड करेंगे, प्लस करेंगे अर्निंग, और होल डिवाइड बाई 1 प्लस के ई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़े हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको याद रखने होते हैं। सबसे पहला कि डेल्टा एन का मतलब क्या होता है, कि डेल्टा एन का मतलब होता है रिक्वायर्ड टू बी इशू, नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशू। अब क्वेश्चन में मल्टीपल टाइम यहाँ पे पूछा गया है इस तरीके का क्वेश्चन कि अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व करिए, लेकिन वो डेल्टा एन कभी भी क्वेश्चन में नहीं बताता। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि डेल्टा एन इज इक्वल टू फंड रिक्वायर्ड इन एक्चुअल। अब मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया था कि फंड रिक्वायर्ड इन एक्चुअल डिवाइड बाय P1 करना है। P1 का मतलब आपको पता है एट द एंड ऑफ मार्केट
ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर आपका जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस है शेयर का, वो P1 है, ठीक है। ये मतलब आपको पता है। लेकिन फंड रिक्वायर्ड इन एक्चुअल, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करवाया था। रिक्वायर्ड इन एक्चुअल का मतलब होता है कि आपके पास में, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं यहाँ पे और एक बार लिखवा दूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना है, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना है, ठीक है। तो वो आपको लेना है, ठीक है। इसमें से दो तीन चीज़ें माइनस कर देनी है। कौन कौन सी चीज़, एक ही चीज़ मेनली है माइनस करनी है, वो माइनस करनी है अर्निंग अवेलेबल, अर्निंग अवेलेबल, ठीक है। ये चीज़ आपको माइनस कर देना है, ठीक है। ये चीज़ जैसे ही आप माइनस कर देंगे, आपके पास में क्या आ जाएगा, फंड रिक्वायर्ड इन एक्चुअल। लेकिन ध्यान रहे सर, अगर क्वेश्चन में कहा है कि कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, तो डिविडेंड किस में से पे करते हैं सर, अर्निंग जो अवेलेबल है उसमें से डिविडेंड पे करते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, अर्निंग अवेलेबल है उसमें से डिविडेंड का अमाउंट माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब कि इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, डिविडेंड का अमाउंट माइनस कर देंगे, माइनस डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड पेड, डिविडेंड अगर कोई आपने पे करा है, तो वो चीज़ माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपको यहाँ पे करना है। ये चीज़ का मतलब होता है सर, डिवी आपका अमाउंट रिक्वायर्ड इन एक्चुअल, ठीक है। फंड रिक्वायर्ड इन एक्चुअल का मतलब होता है। तो यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया था, जहाँ पे हमने देखा था कि सर यहाँ पे फंड रिक्वायर्ड, ये हमने करा था कि 2 लाख रुपीज़ की कंपनी को ज़रूरत है, 1 लाख की अर्निंग पड़ी हुई है, लेकिन इसमें से हमने कुछ डिविडेंड भी बांटा था, कितने का, 50,000 का। तो अवेलेबल अमाउंट कितना है, सिर्फ और सिर्फ कितना है, 50,000, राइट। क्योंकि 50,000 का डिविडेंड बचा है, पे कर दिया, और बाकी का कितना बचा, 50,000, वो हम 2 लाख रुपीज़ में से माइनस कर देते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिखा था, और हमने इसे समझा था कि फंड रिक्वायर्ड इन एक्चुअल का मतलब क्या होता है करके, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे को पता है। इसके बाद कई बार क्या होता है कि ये P1 की जो रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चन में नहीं गिवन होती। तो इससे रिलेटेड हमारे पास में एक और फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम P0 का फॉर्मूला पुट करते हैं और P1 को निकाल लेते हैं। P0 का फॉर्मूला होता है P1 प्लस D1 डिवाइड बाई 1 प्लस की, ठीक है। जहाँ पे P1 क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, तो P1 की जगह हम P1 ही लिखते हैं, उसकी बदले सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, तो इस तरीके से हम P1 निकाल लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैंने लिखवाया था सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरीके से था कि एमएम अप्रोच अगर आप अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन में अगर एमएम अप्रोच पूछा गया है और कहता है कि भाई डिविडेंड पे किया है कंपनी ने, एक तरफ कहता है डिविडेंड पे नहीं किया है, अगर दोनों की कैलकुलेशन करें तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो हमेशा सेम रहेगी। वैल्यू ऑफ फर्म जो है कभी भी चेंज नहीं होती एमएम अप्रोच के अंदर। एमएम अप्रोच थियरी का यही एक मेन बेस है कि यहाँ पे चाहे आप डिविडेंड पे करें या फिर ना करें, ये इररिलेवेंट है कि डिविडेंड पे करें या फिर ना करें, ठीक है। ऑलवेज ध्यान रखिए कि डिविडेंड पे करना या फिर ना करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू ऑफ फर्म ऑलवेज सेम रहेगा, राइट। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको लिखवाया था। इसके बाद सेकंड मेथड आ जाती है वॉल्टर मॉडल, ठीक है। वॉल्टर मॉडल का मेन फॉर्मूला ही याद रखना है। फॉर्मूला क्या है सर, डी प्लस आर डिवाइड बाई के इंटू करना है अर्निंग माइनस डी, ठीक है, और होल डिवाइड बाई के, ठीक है। डी का मतलब है डिविडेंड पर शेयर। यहाँ पे एक ही तरीके का डिविडेंड दिया जाता है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन में जो डिविडेंड गिवन है वो यहाँ पे हमें ले लेना होता है। आर का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन ध्यान रहे सर, ये वो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहता है जो कंपनी कमाती है, राइट, कंपनी के हिसाब से, ठीक है। और के ई का मतलब क्या होता है सर, के ई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब जो शेयर होल्डर की अर्निंग है। इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक चीज़ भी लिखवाई थी सर। आर का मतलब क्या है सर, आर का मतलब है आपके पास में जो कंपनी कमा रही है। आर का मतलब क्या है सर, कंपनी कमा रही है। और के ई का मतलब क्या होता है, जो शेयर होल्डर कमा रहे हैं, राइट, शेयर होल्डर कमा रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, के ई। ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी। इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल भी मैंने करवाए थे करके, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला रहता है। इसके साथ ही मैंने आपको क्या पढ़ाया था सर, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मैंने क्या करवाया था सर, रिवीजन करवाया था, बिकॉज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। फिर भी मैंने आपको एक बार यहाँ पे लिखवा दिया था कि आपके पास में ये रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकम स्टेटमेंट हर एक चैप्टर में रिवाइज होगा, ठीक है। तो ऑलवेज इनकम स्टेटमेंट आपका जो है कीप इन माइंड रहना चाहिए, ऑलवेज ऑन आपका माइंड में रहना चाहिए। जब भी पूछा जाए आपके सामने इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट जो है क्रिएट हो जाना चाहिए आपके दिमाग में, इस तरीके से फॉर्मेट फिट होना चाहिए, राइट। इनकम स्टेटमेंट क्या है सर, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो ईबीआईटी मिलेगा। अब ईबीआईटी को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कई बार क्वेश्चन में क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 लाख है,
तो इसका मतलब EBIT 2 लाख है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है EBIT। इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हमें EBT मिलता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। और इसमें से अगर टैक्स माइनस कर दिया तो हमें क्या मिलता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। और याद रहे सर, EAT को दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। इसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर आपके कंपनी में प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हैं, जो भी अर्निंग बचेगी उसे हम कहते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। ये वो अर्निंग है जो हम इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकते हैं। अब कंपनी के ऊपर है कि कितना अमाउंट दिया जाए, ठीक है। उसे ही हम कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर आपको पता हो। इसी में से ही हम यहाँ पे डिविडेंड पे करते हैं, इसी में से कुछ रिटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो जितना पे करते हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, और जितना कंपनी ने खुद के पास रिटेन करके रखा उसे हम कहते हैं रिटेंशन रेशियो, अगर आपको पता हो तो, जिसे हम बी कहते हैं, राइट। ग्रोथ के फॉर्मूले में हमने इसे डिटेल में पढ़ा था। इसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करने से, ये जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करने से EPS मिल जाता है, ठीक है। और EPS के ही बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना हमें डिविडेंड पे करना है, ठीक है, और कितना हमें रिटेन करके चलना है, ठीक है। डिविडेंड डिविडेंड पे किया जाता है और कुछ रिटेन करके लिखा जाता है, ठीक है। तो रिटेन, ठीक है, रिटेन। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, DPR, ठीक है। या फिर फुल फॉर्म में लिखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो, यहाँ पे पूरा का पूरा आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड पे किया जाता है इसी में से, और इसी में से कुछ रिटेन करके हम रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी देखे थे, और यहाँ पे थर्ड मॉडल पे हम आ जाते हैं। थर्ड मॉडल कुछ इस तरीके से था, गॉर्डन मॉडल, जो ऑलरेडी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ के आते हैं, और वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है। गॉर्डन फार्मूला का यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि KE इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी। अब यहाँ पे ध्यान रहे, कई बार क्वेश्चन में जी डायरेक्टली नहीं गिवन होता। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जी इज इक्वल टू B इंटू आर। बी का मतलब होता है कितना रिटेन करके चल रही कंपनी, ठीक है, वो रिटेंशन रेशियो। और आर का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट पे कितना कंपनी कमा रही है, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी का जो अर्निंग रेशियो है वो, और इनटू कर देंगे रिटेंशन रेशियो, तो हमें ग्रोथ मिल जाएगा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में ग्रोथ नहीं गिवन होता तो हम ये फॉर्मूला निकाल लेते हैं। और कई बार D1 आपको नहीं गिवन होता, क्वेश्चन में आपको D0 गिवन होता है, ठीक है। तो हम D0 से D1 कैसे निकाले, तो इसका फॉर्मूला होता है D1 इज इक्वल टू D0 प्लस जी। मतलब कि D0 में अगर ग्रोथ रेट ऐड कर दिया जाए तो आपको D1 मिल जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी देखे थे, जहाँ पे D0 गिवन होता है तो हमें उसे D1 में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ हमने निकाली थी। इसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे लिखाया था, टू और बाय। जब टू दिया जाता है तो मतलब कि उतना ही अमाउंट इंक्रीज़ हो चुका है, लेकिन बाय वर्ड यूज़ करा गया तो उतने से अमाउंट इंक्रीज़ हो चुका है। इस तरीके का मैंने एग्जांपल भी समझाया था आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पे भी हमारा क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा था, जो आपको यहाँ पे नीचे ही दिख रहा है, ठीक है। इसका पॉइंट इस तरीके से था कि गॉर्डन मॉडल कभी भी आपका जो है वो कांस्टेंट ग्रोथ के अलावा कहीं पे भी नहीं अप्लाई होगा। मतलब कि जिस ईयर में आपका जो है यहाँ पे आपको गॉर्डन मॉडल अप्लाई करना है, उस ईयर से फ्यूचर में कभी भी आपका जो है गॉर्डन ग्रोथ रेट जो है बदल रहा है, ठीक है, अनचेंज हुआ, मतलब कि चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो गॉर्डन मॉडल अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि इसका मेन बेस क्या है सर, गॉर्डन मॉडल तभी अप्लाई होगा जब ग्रोथ रेट आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है तो उन ईयर में आपका गॉर्डन मॉडल अप्लाई कभी भी नहीं हो पाएगा। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा था, और क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से कह रहा था कि हमारे पास में, हम करंटली यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, जहाँ पे हम डिविडेंड, कंपनी जो है वो 120 रुपये के हिसाब से पे कर रही है, लेकिन डिविडेंड के हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ रेट कुछ इस तरीके से था कि 15% हर साल इंक्रीज़ होगा 4 साल के लिए। मतलब कि कांस्टेंट नहीं है, 4 साल तक 15% रहेगा। फिफ्थ ईयर से जो है 5% हो जाएगा, और 5% फिर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जब रेट जो है, ग्रोथ रेट जो है कांस्टेंट होता है, तभी हम जो है क्या अप्लाई कर सकते हैं सर, ग्रोथ रेट का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, गॉर्डन का फॉर्मूला, ठीक है। उससे पहले हम कभी भी गॉर्डन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पे रास्ता क्या होता है सर, रास्ता बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए जब हमारे पास में ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, तो हमारे को क्या करना होता है, हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी होती है कि सबसे पहला स्टेप 1, आप एक काम करिए कि जिस ईयर तक ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है,
ठीक है? उससे पहले के जितने भी ईयर हैं, उससे पहले के जितने भी ईयर हैं, उन ईयर तक आप डिविडेंड कमाते रहिए बस, ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन भी देखा था कि 5th ईयर में हमारे पास में क्या हो रहा था सर, 5th ईयर में हमारे पास में ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा था, ठीक है? तो उससे पहले के जितने भी साल हैं, आपको एक ही काम करना है, डिविडेंड का अमाउंट कमाते रहना है बस, ठीक है? डिविडेंड का अमाउंट कमाते रहिए, सबसे पहला स्टेप यही रहता है। सेकंड स्टेप क्या रहता है? सेकंड स्टेप ये रहता है कि जब तक आपने डिविडेंड कमा लिया, फिर 5th ईयर आएगा। 5th ईयर में आप फ़ॉर्मूला का यूज़ करिए, क्योंकि अब कांस्टेंट हो चुका है ग्रोथ रेट, तो हम यहाँ पे फ़ॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है? और फिर आपका थर्ड स्टेप रहता है क्या, कि मल्टीप्लाई करिए पीवी फैक्टर से। इसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर अमाउंट है, ठीक है? फ्यूचर में आज हम यहाँ पे खड़े 120 कमा रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर में इतनी इतनी अर्निंग होगी, ठीक है? तो हमने क्या करना है, वो फ्यूचर की अमाउंट को प्रेजेंट में लेके आना है, ताकि हम प्रेजेंट वैल्यू की जो अमाउंट है उससे कंपेरिजन कर पाए और निकाल पाए कि क्या ये ओवर प्राइस है या फिर अंडर प्राइस, ठीक है? तो हमने इस तरीके का क्वेश्चन भी सोल्व किया था, जहाँ पे हमारा यहाँ पे कह रहा था कि प्रेजेंट में मार्केट वैल्यू 3122 है, लेकिन अगर हम बात करें गॉर्डन मॉडल के हिसाब से तो कुछ इतना आंसर आ रहा था। यहाँ पे एक हमारी मिस्टेक हो चुकी थी, 1469.133 था, तो जहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था, तो इसे हमें यहाँ पे चेंज कर देना चाहिए। एक मिस्टेक पॉइंट में मिस्टेक हुई है, ठीक है? तो 133 था, ठीक है? तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे कोई 4 6 इस पॉइंट से ही डिफरेंस आएगा सिर्फ और सिर्फ। ये आप इंटू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 133 था, हमने यहाँ पे 33 गलती से ले लिया था। कैलकुलेशन एकदम सही थी, यहाँ पे जो है कॉपी पेस्ट करने में थोड़ी सी यहाँ पे गलती हुई थी। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 708.415, ठीक है? और इसका टोटल लेंगे तो यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट में ही डिफरेंस आएगा। अगर आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा होगा 1140.43 आपका आंसर आएगा, ठीक है? तो इतना ही डिफरेंस है, पॉइंट का ही थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, बिकॉज हमने यहाँ पे गलती करी थी, ठीक है? तो यहाँ पे 0.43 करना है, और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे लिख देना है। डिफरेंस कितना आएगा, तो 3122 में से डिफरेंस, तो ये डिफरेंस आपका आएगा 57 यहाँ पे, ठीक है? 1981.57, ठीक है? ये चीज़ आपका यहाँ पे आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ पे सिंपली इसका बेस क्या रहता है, इसका बेस रहता है कि आप सबसे पहले काम करिए, इनकम अमाउंट करिए, ठीक है? कमाइए जब तक ग्रोथ फिक्स ना हो जाए। ग्रोथ जैसे ही जिस भी ईयर में फिक्स होता है, आप एक काम करिए, उस ईयर में आप जो है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद उसे प्रेजेंट वैल्यू में, सारी की सारी अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये वाला पॉइंट था, ठीक है? कि यहाँ पे जो पीवी फैक्टर लिया जाता है, वो कौन सा पीवी फैक्टर लिया जाता है, आपको सिंपली यहाँ पे जिस भी ईयर में आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाते, उस ईयर में पीवी फैक्टर कौन सा लेना है, तो सिंपली फॉर्मूले में चले जाना है। पी का जो ईयर है, वही ईयर का आपको यहाँ पे जो है पीवी फैक्टर लेना है। तो पी का कौन सा ईयर है, 4 ईयर, ठीक है? तो 4th ईयर का यहाँ पे पीवी फैक्टर लेना है। स्टडी मटेरियल में यहाँ पे 5th ईयर का लिया गया था, जो कि गलत था, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको वो चीज़ बताई थी, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद लिंटर मॉडल भी आपके सिलेबस में है, ठीक है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन पॉइंट ज़रूर है, वो आपके स्टडी मटेरियल में डाला हुआ है, इसका फॉर्मूला भी डाला हुआ है, लेकिन इस पे क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है। इस पे मैंने क्वेश्चन भी आपको करवा दिया है। आएगा तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? देखिए, लिंटर मॉडल का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, इस पे ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट घुसने की बात नहीं है। 1 आध 2 मार्क का अगर एमसीक्यू आ गया तो ठीक है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि D1 इज इक्वल टू D0 प्लस करना है। सबसे पहले ये ब्रैकेट वाली चीज़ें सॉल्व करनी है। ईपीएस इंटू टारगेटेड पे आउट रेशियो, जो क्वेश्चन में ही गिवन होगा, इसमें इंटू करने के बाद माइनस D0 करना है, और इंटू AF करना है। एडजस्टेड फैक्टर इसका नाम होता है, एडजस्टेड फैक्टर रेट, ठीक है? इंटू करना है और उसके बाद D0 करना है। इसे सॉल्व करने का तरीका भी हमने बता दिया था एक क्वेश्चन सॉल्व करके, कि सबसे पहले क्या करेंगे, ईपीएस इंटू टारगेटेड पे आउट रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? इसके बाद जो भी आंसर आएगा, इसमें से D0 माइनस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यही रहता है आपके पास में, ठीक है? सबसे पहले आपको जो है सोल्व करना होता है, वो ये चीज़ सोल्व करनी होती है। ये जैसे ही सोल्व हो जाएगा, AF जो भी आपका एडजस्टेड फैक्टर क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे इंटू कर दीजिए, ठीक है? और लास्ट में आप D0 से ऐड करेंगे, राइट? तो हमारा आंसर इस तरीके से आ रहा था, जो कि मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन और किया था, जहाँ पे D1 आपको जो है गिवन होता है, और यहाँ पे चीज़ें गिवन होती है। इसके बाद यहाँ पे जो है रिटेंशन रेशियो आपको गिवन होता है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से डिविडेंड का अमाउंट नहीं गिवन होता,
ठीक है? तो उसको निकालने के लिए हमें जो है छोटी सी एक कैलकुलेशन करी थी, वो कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट थी इस क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी सारी चीज़ें सिंपल थी। इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर से करना है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी हमने डिस्कस किया था, जो कि न्यू एडेड है आपके स्टडी मॉड्यूल में, ठीक है? तो ये पूरे का पूरा आपका जो है डिविडेंड डिसीजन का क्विक रिकैप करा है। ये रिवीजन नहीं है, क्विक रिवीजन है, ठीक है? तो सारी चीज़ें हम पढ़ के आते हैं, वो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ याद करवाते हैं और कुछ नहीं। तो हमने रिवीजन नहीं किया है, क्विक रिवीजन किया है। ये सारी चीज़ें आपके पास में आ जाती है डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड।